हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिस्ट्री और देख रहे हैं अपने लेसन 3 को, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं नाज़ीवाद और हिटलर के उदय को देख रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में लेक्चर में नाज़ीवाद के उदय के कारणों को देखा, समझा, एक स्टोरी सुना और आज उसी से हम लोग कंटिन्यू आगे रहेंगे, जानेंगे कि हिटलर का उदय जर्मनी में कैसे होता है, उसके कारणों को देखेंगे। तो हिटलर के उदय के कारण को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जर्मनी के राजनीतिक परिदृश्य को देखेंगे, वहाँ की परिस्थिति को देखेंगे और बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम को देखेंगे, उसके प्रभाव को देखेंगे और इसी के साथ में हमें इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हिटलर का उदय कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम की और उसके प्रभाव जो हुआ वो उसी में हिटलर के उदय का बीज छुपा हुआ था, इस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले इस युद्ध जो था, जो प्रथम विश्व युद्ध मेनली यूरोप में लड़ा गया, लेकिन पूरे महाद्वीप जो था वो मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से और आर्थिक रूप से क्या हो चुका था, टूट चुका था। ये युद्ध पहली बार हुआ है जो इतना लंबा खींचा, जिसमें काफी जन जीवन की हानि होती है, क्षति होती है, साथ ही साथ आर्थिक हानि भी देखने को उठाने को पड़ता है। तो ये ऐसा महायुद्ध था जो अभी तक विश्व में नहीं हुआ था, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोग मनोवैज्ञानिक रूप से क्या हो चुके थे, टूट चुके थे। मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से भी टूट चुके थे, आर्थिक रूप से भी टूट चुके थे। अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि यूरोप जो था पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में था, सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला कंट्री महाद्वीप में रहा है यूरोप, क्योंकि उसके पास आर्थिक संपदा काफी थी, साथ ही बौद्धिक संपदा भी अच्छी थी इसकी। कई कॉन्टिनेंट में इसका साम्राज्यवाद भी था। लेकिन प्रथम विश्व की समाप्ति के बाद अब क्या हो गया, अब विडंबना ये हो गई कि अब ये कर्जदाता खुद महाद्वीप बन गया और प्रथम विश्व युद्ध के जो भी कुछ नुकसान हुआ, सारा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चर्चा किया। सारा जो वॉर गिल्ड क्लाउज बनाया गया, वर्साई की ट्रीटी हुई, उसमें किसे दोषारोपित किया गया, जर्मनी को, कि जर्मनी की वजह से ही युद्ध होता है, इससे सारा हर्जाना उसे देना पड़ जाएगा। साथ ही साथ उसके धन संपदा, उसके जर्मनी के कुछ एरिया को भी क्या कर लिया गया, अपने अधीनस्थ कर लिया गया। तो ये तो था हमारा वर्ल्ड वार का प्रथम का क्या प्रभाव देख रहे थे हम लोग। और ये जो ट्रीटी हुई वर्साई की ट्रीटी, ये किसके नेतृत्व में हुआ वहाँ जर्मनी में, ये हुआ वाइमर गणराज के नेतृत्व में हुआ। शासन उसी का था, वाइमर गणराज के नेतृत्व में हुआ। इसीलिए जर्मनी के लोग जो थे, नवंबर में ट्रीटी की गई, इससे क्या बोल रहे थे कि नवंबर का अपराधी के नाम से जाना जाता था इसको। इसी समय कुछ लोग और थे जर्मनी में जो वाइमर गणराज का समर्थक कर रहे थे। उसमें थे समाजवादी लोग थे, कैथोलिक लोग थे, डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे, जो वाइमर गणराज का क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध और जो सेकंड विश्व युद्ध का काल है, 1918 से 1939 के, यानी कि 20 सालों का गैपिंग का जो वर्ष है, मेनली हम लोग इसी 20 साल के एज को जानेंगे, ईयर को जानेंगे कि ये 20 साल में फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार जब स्टार्टिंग नहीं होता है, इन बिटवीन उसमें क्या घटना घटा, इस चीज को देखेंगे। जैसे इटली में हम लोगों ने देखा फासिस्टवाद, जर्मनी में हम लोग उसी तरह नाजीवाद को देखेंगे कि इन वर्षों में जर्मनी में क्या होता है, 20 वर्षों में, उस घटना को चर्चा करेंगे। हिटलर का उदय को जानेंगे। हिटलर के उदय को जानने के लिए हम लोग इसी दशक के चर्चा को, इसी दशक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अपने वीडियो में। तो पहले महायुद्ध में यूरोपीय समाज जो थे राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ गई। युद्ध तो दोनों ही में खेमे में क्या था, यूरोप का ही युद्ध था। एक साइड में हम लोग देख रहे हैं ब्रिटेन थे, फ्रांस था, रशिया था, तो दूसरे साइड में हम लोग क्या देख रहे हैं, जर्मनी हमारा है, ऑस्ट्रिया है, टर्की है। तो दोनों ही साइड में खेमे में हमें क्या देखने को मिलता है कि यूरोप ही आपस में लड़ रहे हैं। चूंकि इस यूरोपियन कंट्री का अपना साम्राज्य था,
एशियन नेशन में, अफ्रीकन नेशन में, तो उनको जबरन युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन मेनली जो युद्ध है वो विश्व युद्ध जो है वो किसका है? यूरोप का ही है। और इसी समय जो युद्ध के बाद वहाँ जर्मनी में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले क्या मिल रहा है? ज़्यादा मतलब वेटेज दिया जा रहा है, वैसे सम्मान दिया जा रहा है। जो राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को क्या होना चाहिए? आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए और मर्दाना गुण वाला होना चाहिए। कहाँ की बात हम कर रहे हैं? हम लोग जर्मनी की बात कर रहे हैं। और मेनली हम लोग 1918 से 1939 के बीच का जो काल है उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हिटलर का उदय कैसे होता है, उसके उदय के पीछे क्या कारण होता है। और उदय के कारणों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों को देख रहे हैं। मेनली कारण तो वही है हमारा। अगर सब कुछ अच्छा रहता, युद्ध में परिणाम जर्मनी के पॉजिटिव आता, तो शायद हिटलर का उदय ही नहीं होता और ना ही द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ हमारा, ये भी शायद नहीं होता। कुछ और भी हो सकता था। ये तो इतिहास घटना घट चुकी है, लेकिन मेनली हम लोग समझने की कोशिश करें कि मे भी हो सकता है ये चीज घटना नहीं होता। तो ये 30 के दशक के काल को हम लोग चर्चा करें। दोनों महायुद्ध के बीच के यूरोप में फैली अस्थिरता के जो सामना करना पड़ा, उस काल को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रशिया में एक क्रांति हुई, वो थी हमारी बोल्शेविक क्रांति। चर्चा हम लोग कर चुके हैं, अपने सेकंड लेसन में देख चुके हैं। ठीक इसी प्रकार जर्मनी में भी लोग क्या चाहे थे? स्पार्टकिस्ट लीग बनाया उन्होंने। क्या बनाया? एक स्पार्टकिस्ट क्रांतिकारी लीग बनाया। और इन्होंने भी क्या किया? विद्रोहियों ने विद्रोह की योजना बनाई। विद्रोह की योजना बनाई किसके खिलाफ? वाइमर गणराज्य के खिलाफ। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों ने क्या बनाई? सोवियत बनाई। जैसे हम लोग क्या देखे, रशिया में चर्चा किए, एक सोवियत परिषद बना रहे थे, वैसे यहाँ भी ये लोग इस तरह से बना रहे थे। इसी समय ये जो थे समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर से में इकट्ठा होकर एक प्रकार का शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। जो समाजवादी थे, कैथोलिक थे, डेमोक्रेटिक, वो क्या चाहते कि वाइमर में हम इकट्ठा होंगे और वहाँ पे क्या बनाएंगे? एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करेंगे। वाइमर गणराज्य की हटाया जाएगा और लोकतांत्रिक गणराज्य की क्या किया जाएगा? स्थापना किया जाएगा। आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों को फ्री कार नामक संगठन में मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। वाइमर गणराज्य ने एक कार सेवक बनाया, फ्री कार सेवक, ठीक है। और इसी कार सेवक की मदद से उसने क्या किया? ये जो विद्रोह के स्पार्टकिस्ट लीग की विद्रोह की योजना चल रही थी, उसको क्या कर दिया गया? दबा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जर्मनी में इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्ट ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाल ली। ये जो स्पार्टकिस्ट था उसने क्या कर दिया? स्पार्टकिस्ट लीग ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। समाजवादी अलग है, कम्युनिस्ट अलग है। हम लोग जब अपना सेकंड लेसन पढ़ रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि साम्यवाद और समाजवाद में क्या अंतर है, इसको समझ रहे थे। समाजवादी थोड़ा लिबरल होते हैं, साम्यवाद बाय फोर्सफुली उसी काम को करेंगे, ठीक है। इस चीज की हम लोग चर्चा अपने लास्ट वीडियो में किए हुए। जो बच्चे इसे नहीं देख समझे हैं, साम्यवाद और समाजवाद में क्या अंतर है, अपने लेसन 2 में जाके चैप्टर मेरे यूट्यूब वीडियो पे अपलोड है, उसे फिर से देख सकते हैं, समझ जाएंगे दोनों चीज में क्या अंतर है, डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। फिलहाल हम लोग जर्मनी में रहते हैं और जर्मनी की बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हिटलर का उदय कैसे होता है। उनके कारणों को देख रहे हैं, उदय के पीछे छिपे हुए कारणों को देख रहे हैं। और हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणाम में ही उसके कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो थे कम्युनिस्ट वहाँ के और समाजवादी एक दूसरे के क्या हो गए? कट्टर दुश्मन हो गए। दोनों के विचारधारा क्या है? डिफरेंस है। समाजवादी बाय फोर्सफुली किसी काम को नहीं करने के लिए कह रहा है, लेकिन साम्यवादी अपने विचारों को क्या कर रहा है? फोर्सफुली समाज में करने के लिए बाध्य कर रहा है। तो दोनों क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। और क्रांतिकारी उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे में रेडिकल संसाधनों के लिए क्या उठाने लगते हैं? आवाज उठाने लगते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं, जर्मनी की स्थिति को चर्चा कर रहे हैं।
अब बात कर रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में क्या हो जाता है, आर्थिक संकट की बात करेंगे। ये तो हम लोग वहाँ की राजनीतिक संकट को देखें, जर्मनी की राजनीतिक संकट में एक घमासान को देखें। अब हम वहाँ के इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हैं। तो जर्मनी के इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करते हैं 1923 में आर्थिक संकट में देखने को मिलता है। 1923 में जर्मन में पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पे कर्ज लेकर लड़ा गया था। ठीक है, जर्मनी क्या किया था कि कर्जा लेके लड़ा युद्ध, और जब युद्ध समाप्त हुआ, अब तो युद्ध में उसकी पराजय हो चुकी ऑलरेडी, उस पर वर्षाय के टीटी भी लाद दिया गया। जबरन उनको जो विजित राज्य है उनको क्या देना पड़ेगा, हर्जाना भी देना पड़ेगा। लेकिन जो कर्जा दिया है कंट्री, वो अपना कर्जा क्यों छोड़ेगा, उसे तो अपना कर्जा वापस चाहिए ना। इसी दुविधा में क्या होता है, आखिरकार वहां फ्रांस में जिससे वो कर्जा लिया था उसने क्या किया, जर्मनी जो 1923 में कर्ज से डूबा हुआ था, उसका जो जर्मनी का कोयला भंडार वाला इलाका था, फ्रांस के जो ये तो थे, और जो औद्योगिक इलाका था, फ्रांस क्या करता है, उस पर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है, अब जर्मनी क्या करता है, कर्जा चुकाने के लिए क्या कर रहा है, बड़े पैमाने पे कागजी मुद्रा, वहां जर्मनी की जो करेंसी है वो क्या है, मार्क है। ठीक है, मार्क। तो जर्मनी क्या करता है, बड़े पैमाने पे कागजी मुद्रा छापना स्टार्ट कर देता है। जर्मन संकट इससे और भी गहरा गया। बड़े पैमाने पे मुद्रा छापने से क्या हुआ कि उसकी मुद्रा मार्क का वैल्यू क्या हो गया, गिरने लग गया, डाउन होने लग गया। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर जो थी, कीमत कितनी थी, 24,000। $1 दीजिए और 24,000 मार्क ले लीजिए। ठीक है, जुलाई में ये हो गया 35,000 मार्क, अगस्त आते आते 46,000 मार्क हो गया, दिसंबर आते तक 98,000 मार्क हो गया। क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे रीजन मैंने बता दिया अभी कि जर्मनी क्या किया, कागजी मुद्रा छापना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से उसका मुद्रा का क्या होने लगा, डिवैल्यूएशन होने लग गया। अब एक जर्मनी चित्रकार के द्वारा ही एक पिक्चर दिखाया गया कि लोग क्या कर रहे थे, बैलगाड़ी में मार्क लेके जाते थे और बदले में क्या खरीदते थे, पाव रोटी खरीद के लाते थे। जर्मनी की आर्थिक स्थिति इस तरह की दयनीय हो गई। इस स्थिति को क्या बोला गया, अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। तो जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने भी हस्तक्षेप किया। अमेरिका चाह रहा था कि उसका मदद किया जाए, लेकिन इसके लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई, एक योजना बनाई जिसके उसको लगा कि इससे जर्मनी जो ये अति मुद्रास्फीति में गिर रहा है वो बाहर आ जाएगा। और इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाना की शर्तों को दोबारा तय किया गया। कि डॉब्स योजना में क्या किया गया, अब हम किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे हर्जाना वसूल सकते हैं जो खुद ही भीख मंगा हो। जर्मनी की कंडीशन ऐसी ही हो चुकी थी, तो हर्जाना की जो नियम था उससे क्या किया गया कि फिर से एक नियम तय बनाया जाएगा, उसे डॉब्स योजना बताया गया। लेकिन इसी समय मंदी के साल 1924 से 1928 में जर्मनी में जो कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। इसके पीछे क्या रीजन था, क्योंकि 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था, शेयर बाजार जो था, वो क्या हो गया, अमेरिका का धराशायी हो गया। और जर्मनी में को जो आर्थिक मदद मिल रहा था अमेरिका से, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो शट डाउन, बंद हो गया। ठीक है, और लोग धड़ाधड़ अपने क्या करने लगे, शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में ही 1.3 करोड़ तक, अगले 3 साल में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। ये चीज अमेरिका की कंडीशन हो गई। तो जब अमेरिका का ही आर्थिक मंदी का कंडीशन हो गया तो डेफिनेटली वो दूसरे कंट्री का कैसे मदद करेगा, ये हम लोग देखते हैं। और इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन की अर्थव्यवस्था पे देखने को मिला, क्योंकि अमेरिका भी क्या कर रहा था, जर्मनी की हेल्प कर रहा था। तो सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव हमको किसको देखने मिल रहा है, जर्मनी पे देखने को मिल रहा है। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होने लगा, मध्य वर्ग के लोग, खासतौर पे वेतनभोगी कर्मचारी के लोग जो थे, पेशेधारी की थी, उनकी बचत भी क्या होने लगे, सिकुड़ते जाने लगे। तो ये तो था जर्मनी की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, जिसके वजह से ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ऐसे शासक, तानाशाह शासक का उदय होता है
जो लोगों को लग रहा है जर्मनी में कि वो हमारे लिए क्या बन के आया है, मसीहा बन के आया है, और जिसका नाम है हिटलर। हिटलर के बारे में हम लोग अब डिटेल्स में अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।